नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 51 को। तो अब तक बिहार टीचर के कुल 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो बिहार टीचर के प्रैक्टिस सेट के साथ ही साथ बिहार स्पेशल जीके जीएस के भी वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे भी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है और आज हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? बताइए, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड। याद रखिएगा कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो इसे भी जानते रहिएगा कि भारत का सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में। तो दोस्तों 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। इसे भी याद रखिएगा, उस समय जिम कॉर्बेट नहीं था। तो शुरुआत में जब इसकी स्थापना हुई थी तो हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापना की गई थी, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और इस पार्क के बीच से होकर एक नदी प्रवाहित होती है, वो है रामगंगा नदी। और दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला यह पहला पार्क था जहां पे बंगाल टाइगर का संरक्षण शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि किस राज्य में आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत वन रिपोर्ट अगर 2021 की बात की जाए तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश में आरक्षित जो वन क्षेत्र है वो देश में सर्वाधिक इसी राज्य में है और इसके बाद क्रमशः अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र राज्य आते हैं। नेक्स्ट है कि जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? बताइए कौन सा पेड़ उपयोगी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, यानी कि बिलायती बबूल इसे कहते हैं। तो दोस्तों बिलायती बबूल का जो पेड़ है यह जैव विविधता को कम करने के लिए इसे जाना जाता है। तो जो बिलायती बबूल है यह क्या करता है कि अपने आसपास अन्य प्रजातियों के पौधों को पनपने नहीं देता है और बिलायती बबूल मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका व कैरिबियाई देशों में पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ था? तो बताइए कहां पे आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रियो डी जेनेरो में। तो साथियों पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 1992 में ब्राजील में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो सन याद रखिएगा 1992 और देश का नाम क्या है? ब्राजील। और ब्राजील में जो जगह है, जगह का नाम है रियो डी जेनेरो। तो यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कब हुआ? 1992 में हुआ। कहां पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में किस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं? तो बताइए सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर से पश्चिम। कौन सा मार्ग? उत्तर से पश्चिम। जो अधिकांश प्रवासी पक्षी हैं ये शरद ऋतु में क्या करते हैं? उत्तर से पश्चिम मार्ग की अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो बताइए 1973 में कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी और किसके द्वारा? तो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से प्रायोजित एक योजना थी और जो कि देश में राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करना इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? बताइए कि जो वातावरण गर्म होता है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। तो दीर्घ तरंग जो स्थलीय विकिरण है इसके द्वारा वातावरण गर्म होता है और पृथ्वी को जो सूर्य तप है वो सूक्ष्म तरंग के रूप में प्राप्त होता है।
जिससे क्या होता है कि गर्म होने के पश्चात पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है, जिससे कि वातावरण में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का प्रसार करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए कि वो राज्य कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात राज्य है। तो दोस्तों, प्राकृतिक जो समुद्र तटीय आर्द्रभूमि है, इसके तहत जो सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है वो है गुजरात, और इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए कि जो एक विवादित क्षेत्र में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका नाम है सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको चीन ने जिस पर अपना दावा किया है, तो यह कहाँ पे है? तो यह भूटान में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य भूटान के पूर्वी भाग में स्थित अभ्यारण्य है, और यह अभ्यारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थल भी है। आगे है कि ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी जानते होंगे जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो सबसे पहले ओजोन परत द्वारा वो अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कि पृथ्वी की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी तो मानव में क्या प्रॉब्लम होगा साथियों? तो जो त्वचा कैंसर है, यानी कि शरीर पर त्वचा कैंसर होगा और भी कई रोग होंगे। तो इसलिए पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत के द्वारा रक्षा किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरण। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है, यानी कि किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था 1987 ईस्वी में। तभी से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो 5 जून को, इसे भी याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और ओजोन परत संरक्षण दिवस तो 16 सितंबर को। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनता है? तो बताइए कौन सा नहीं बनता है? तो सौर ऊर्जा का उपयोग। तो जो सोलर एनर्जी है, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। बाकी ऑप्शन नंबर बी में रबड़ का जलना, तो इससे भारी भरकम प्रदूषण होता है। पेट्रोल का जलना, इससे भी प्रदूषण होता है। लेकिन सौर ऊर्जा के उपयोग से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ बताइए। बताइए जो ग्रीन हाउस प्रभाव, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि वायुमंडल के कारण ऊष्मा में वृद्धि, यानी वायुमंडल में जो ऊष्मा की वृद्धि होती है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव है। इससे तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऊष्मा में वृद्धि से है, यानी कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि सौर विकिरण से आने वाली, यानी कि सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग दैर्ध्य है, तो वे आ तो जाती हैं पृथ्वी पर, परंतु पृथ्वी की दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण, यानी कि जो पृथ्वी से किरण वापस निकलती है, को अवशोषित कर लेती है, यानी जाने नहीं देती। इस प्रकार से पृथ्वी का जो तापमान है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि हरित गृह प्रभाव कहते हैं। आगे कि ओजोन अपक्षय के कारण होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वचा कैंसर। तो जो ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, यानी कि क्षय हो रहा है, अगर उसका क्षय होगा तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, जिससे क्या होगा? त्वचा कैंसर होता है। आगे है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक कौन सा है? तो वायुमंडल में किसकी अधिकता है? तो नाइट्रोजन की है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला घटक है नाइट्रोजन। कितना? लगभग 78%। तो सब सर्वाधिक जो पाया जाता है वो है नाइट्रोजन, 78%। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन 20.95% है। इसके साथ साथ अन्य गैस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो बताइए सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहां पे? जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बताइए कौन सा वायुमंडल में गैस है जो कि मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है हाइड्रोजन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए में है मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोस्तों ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि हाइड्रोजन यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है, एशियाई शेरों से संबंधित एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास माना जाता है, संरक्षण केंद्र माना जाता है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। याद रखिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, जहां पे एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो बताइए कि जो वायु प्रदूषण है इसका प्रभाव पौधे के किस भाग पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों पर। सामान्यतः वायु प्रदूषण का जो सीधा प्रभाव होता है वे पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा क्या होता है कि उनके भोजन का निर्माण होता है और पत्तियों में छोटे छोटे रोम छिद्र पाए जाते हैं जिनसे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किंतु वायु प्रदूषण से क्या होता है कि ये रोम छिद्र प्रभावित होते हैं, जिससे कि सर्वाधिक मात्रा में पत्तियां ही प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मूकांबिका, दिया गया है कर्नाटक। तो साथियों यह वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही है। बी में है डालमा, तो डालमा झारखंड में है, यह भी हमारा सही हो जाएगा। सी है नेयार, छत्तीसगढ़ दिया गया, यही गलत है। तो ये जो नेयार है साथियों यह वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ के स्थान पे सही क्या होना चाहिए था? यहाँ पे अगर केरल राज्य दिया जाता तो सही था। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा। डी में है कोटिगांव, गोवा में है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? बताइए जो सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य है यह तो गोवा में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के किस जिले में स्थित है? बताइए कि ओडिशा के किस जिले में है? तो मयूरभंज जिला। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सिमलीपाल किस राज्य में है? ओडिशा में है। और ओडिशा के किस जिले में है? तो मयूरभंज जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।